क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं क्लास 7 के स्टूडेंट को चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट के कुछ टॉपिक्स जो उस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं उसको बताना चाहूँगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के साथ मैं इस वीडियो को क्लास 7 के स्टूडेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो टॉपिक्स है सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है? सभी जीव जंतु जीवन यापन करने के लिए भोजन आवश्यक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार न्यूट्रिशन भोजन ग्रहण करने की क्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है, तो जिससे उसका पोषण हो पाता है। तो पिछले क्लास में भी इस बात को डिस्कस किया गया है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वैसे जीव जंतु, खास करके इसमें प्लांट्स आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अपना भोजन खुद तैयार करने की क्रिया ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। आप यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं तो इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और दूसरा मोड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब परपोषण। इस क्रिया में सभी जंतु अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर पाते हैं, ये पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस का मतलब कि जब पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपन्न करते हैं और अपना भोजन खुद तैयार करके जड़ों में, पत्ते में, तना में, सब में स्टोर करते हैं, जिनसे हम लोग भोजन लेकर ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है कि हाउ प्लांट्स गेट CO2, वाटर एंड सनलाइट। तो ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किया गया है कि हाउ प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कि पौधों के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और वातावरण से इसी स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में चला जाता है। वाटर के लिए ये जितने भी रूट होते हैं, रूट सॉइल में मौजूद वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और रूट के माध्यम से तना में ये वाटर जाता है, स्टेम में वाटर जाता है, और स्टेम में एक विशेष प्रकार का टिश्यू जिसको जाइलम कहा जाता है, ये जाइलम टिश्यू के माध्यम से वाटर पत्ते तक ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा सनलाइट जो होती है, ये जितने भी पत्ते होते हैं उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें मौजूद क्लोरोफिल उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तब एक कंबाइंड प्रक्रिया होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। इसके माध्यम से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस क्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार ये जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन तैयार होता है। तो सवाल है कि क्या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सिर्फ ग्लूकोज ही तैयार होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो ग्लूकोज तैयार होता है वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टोर हो जाता है। इसके अलावा जो फल लगते हैं उसमें ऑयल, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सभी के सभी पौधे में इस क्रिया में भोजन के रूप में पौधे जमा करते हैं, और इस प्रकार से ये खुद तो लेते ही हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए,
और हेटेरोट्रॉपिक जीवों के न्यूट्रिशन के लिए भी ये उसको मुहैया कराते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार का न्यूट्रिशन का मोड होता है। इसके अलावा कुछ और भी न्यूट्रिशंस है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सारे पेड़ पौधे बच्चों, सारे पेड़ पौधे ग्रीन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ऐसे में से कुछ पौधे पैरासाइट्स कहलाते हैं। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है परजीवी, मतलब दूसरे के ऊपर आधारित रहना। इस प्रक्रिया में एक पौधे दूसरे पौधे के ऊपर उसको होस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके बने बनाए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते। इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसा पेड़ पौधों में अमरबेल का नाम सुना होगा, जिसको कस्क्यूटा कहा जाता है, वो इस प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं। इसके बाद है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है, सेप्रो का मतलब होता है सड़ा गला और फाइट का मतलब होता है पौधा। ऐसे पेड़ पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार का मोड सेप्रोफाइट्स कहलाता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण है इसका मशरूम। ये सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ इंसेक्ट को ही खाते हैं। ऐसे पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, परंतु ये पौधे ऐसी मिट्टी में उत्पन्न होते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ये पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करके और उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इनका ये प्रक्रिया संपन्न होता है। इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, जैसे बीनस फ्लाईट्रैप और पीचर प्लांट इसके उदाहरण होते हैं। एक और तरीका होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। एक दो पौधों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जैसे लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। इसमें एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन होता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और फंगी, चूँकि ये पत्थरों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, तो फंगी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके और पौधों को दे देते हैं। और एल्गी सनलाइट और उससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके भोजन तैयार कर लेते हैं। वो खुद भी भोजन ग्रहण करते हैं और उस फंगी को भी भोजन उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार दोनों का रिलेशनशिप हो जाता है। इसको सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसके बाद है अगला टॉपिक, इसमें जो वर्णन किया गया वो है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो मिट्टी में बार बार जब फसल उगाई जाती है तो इसके न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए 2 प्रक्रिया होती है। किस प्रकार मिट्टी को फिर से उसकी उर्वरा शक्ति प्रदान की जाए, इसके 2 प्रोसेस है। एक तो आप देख रहे हैं बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। हम लोग फसल में खाद देते हैं। खाद में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं, जिसको NPK कहा जाता है। N मतलब नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। ये तीनों ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। खाद के माध्यम से हम इसको मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी इस प्रकार से फिर से उसमें न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाती है, उसका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है न्यूट्रिशन का, और इस प्रकार मिट्टी में फिर से उर्वरा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा तरीका है ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट्स। कुछ ऐसे दलहन के फसल होते हैं जिनके जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण में, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और इस प्रकार मिट्टी फिर से रिप्लेनिश हो जाती है, फिर से तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा एक विशेष रूप से टॉपिक इसमें दिया गया है जिसको सेल कहते हैं। बच्चों, सेल के बारे में आप लोग परिचित हैं पहले से। सेल जो कि सभी सजीवों का बेसिक यूनिट है। सेल के बारे में हमने क्लास 6 में भी थोड़ा सा परिचय दिया था कि सेल्स जो है वो यूनिट है, वो इकाई है सभी सजीवों का, और इसी से किसी भी सजीव का निर्माण होता है। तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें एनिमल्स सेल और प्लांट सेल 2 प्रकार के सेल हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये जो एनिमल सेल होते हैं इसमें एक बाहरी आवरण बना होता है। ये बाहरी आवरण कुछ इस प्रकार का होता है कि इसके सबसे बाहरी भाग में
एक आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती है, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो कई प्रकार के चीज़ों का निर्माण करती है, और इसी से किसी भी जंतु का निर्माण होता है। प्लांट सेल में इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवर होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और ये पौधों को कई तरह से इसकी सुरक्षा करता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि पौधे धूप में खड़े होते हैं, कहीं स्थान नहीं बदल सकते, इसलिए ठंड से, गर्मी से, बरसात से, इन सबों से ये सेल वॉल सेल की रक्षा करता है, और इसी से पौधे का निर्माण होता है। विशेष रूप से इसको क्लासरूम में भी डिस्कस किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतने टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस चैप्टर में, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का देने जा रहा हूं। जितना भी क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें से छोड़े हैं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर है उसको मैंने छोड़ दिया है। वो जब किताब मिलेगी आपको वो आप खुद से कर लेंगे, उसमें मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और जो थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की है। धन्यवाद।